नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैवेल्स इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए? एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 15% बढ़ता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 12.5% की गिरावट हुई है। एबिटा में ऑलमोस्ट 11% की गिरावट हुई है। तो क्लियरली रिजल्ट्स इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। नेट सेल्स तो ऊपर गया, अच्छी बात है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्लियरली मार्जिन्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है और यही वो रीजन है जिसके कारण शेयर भी हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो स्विच गियर्स में 18% का मार्केट शेयर है एज ऑफ मार्च 2021। ये FY21 का डेटा है। फैंस के सेगमेंट में 19% का मार्केट शेयर है। वाटर हीटर्स में 19% का मार्केट शेयर। इलेक्ट्रिकल केबल्स के सेगमेंट में 16% का मार्केट शेयर। एलईडी लाइटिंग फिक्सचर सेगमेंट में 15% का मार्केट शेयर है और एयर कंडीशनिंग में जो लॉयड है वहां पर भी 10% का मार्केट शेयर नजर आता है। तो ओवरऑल ये तो हमें पता चलता है कि जितने भी सेगमेंट में, जितने भी वर्टिकल्स में कंपनी काम कर रही है, लीडिंग कंपनी की तरह नजर आती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। केबल से 30.4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। स्विच गियर 14%, अदर 6.1%, लॉयड कंज्यूमर 16.2%, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 22.7%, लाइटिंग एंड फिक्सचर्स 10.6%। ये तो हो गया रेवेन्यू। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। केबल से 26.4%, स्विच गियर से 26.5%। इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि स्विच गियर में सबसे अच्छा मार्जिन नजर आता है। लाइटिंग एंड फिक्सचर्स में 13.8%, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 26.4% प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है। लॉयड कंज्यूमर 4.9% और अदर्स है 2%। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रॉफिट में हमें लॉयड कंज्यूमर 4.9% दिखाई पड़ा, लेकिन रेवेन्यू में 16.2%। तो लॉयड कंज्यूमर में ये जो ब्रांड है वहाँ पर अभी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम नजर आता है। तो मेन जो इनका प्रॉफिट से स्विच गियर से आता है, 14% का रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट में सीधा 26.5% हो गया है। मार्जिन आपको स्विच गियर में काफी अच्छा नजर आता है। तो ये कैसा परफॉर्म करता है, इसके ऊपर कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 96.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 20% है, ROC 25% है, जो कि अपने एवरेजेस से ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है। ये भी FY21 का डेटा है। फिलहाल तो मार्जिन नीचे गया है। मार्जिन हमें अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास आता हुआ नजर आता है। अपने 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज के आसपास आ चुका है। डेट टू इक्विटी 0.1 है। बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, टेंशन लेने वाली बात दिखाई नहीं पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कोई क्लियर कट ग्रोथ आपको नजर नहीं आती है। 2019 में तो रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप आया, लेकिन फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया। अच्छी बात यह है कि 2019 के कंपैरिजन से ये आपको रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है, लेकिन सिमिलर केस है। 2019 में तो अच्छी ग्रोथ हो गई, उसके बाद प्रॉफिट्स भी नीचे आया और वापस आपको ये बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ग्रोथ हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत स्लो होती हुई नजर आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 59.47%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.4%, अदर DIA ऑलमोस्ट 4%, FIA 26.5% और रिटेल कैटेगरी है 8%, जिसमें से प्योर रिटेल तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6% के आसपास है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 39 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 46% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 48% का अपसाइड बताया जा रहा है। मीडियन है 22% का अपसाइड और लोअर साइड पे तो 19% का डाउन साइड बताया जा रहा है, यानी कि 881 का लेवल आ सकता है। अब ये देखेंगे, चार्ट पर देखेंगे ये लेवल आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। 68,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1092 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 3% नीचे दिखाई पड़ता है। 59.65 का पी रेशियो है, ऑलमोस्ट 60 का पी रेशियो है। तो वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद ही आपको प्रीमियम साइड पे ही दिखाई पड़ता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि सितंबर अक्टूबर में हायर साइड पे ये ट्रेड करा था। 1500 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, फिर एक आध महीना फिर से इसने कंसोलिडेट किया, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें जनवरी में टूटता हुआ नजर आया, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली आपको वीकनेस में ही दिखाई पड़ता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेथ क्रॉसओवर भी दिखाई पड़ता है क्योंकि 50 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर दिया है। डेली आरएसआई 37.26 है, यहाँ पर भी वीकनेस ही दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 38.43 है, वीकनेस यहां पर भी काफी ज्यादा है, ओवरसोल्ड सिचुएशन की तरफ ये जा रहा है। पहले भी यहां पर 40 पर थोड़ा बाउंस देखने को मिला, लेकिन फिर से ये नीचे जाता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, मंथली आरएसआई 54 है, वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी मंथली चार्ट पे इतनी ज्यादा वीकनेस दिखाई नहीं पड़ती है। 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ही फिलहाल ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमें 1250 का लेवल नजर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहां पर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला। कई बार यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो अगर आपने 1250 पे स्टॉक को खरीदा है तो गलत प्राइस पे नहीं खरीदा है। टेक्निकली एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन मार्केट फोर्सेस ने स्टॉक को नीचे लेकर आए हैं, यहां पर गिरावट नजर आती है। अब यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला है और एक बार ऑलरेडी रीटेस्ट भी हो चुका है। यहां पर टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर से गिरावट हो गई और ये लो भी ब्रेक हो गया था और फिलहाल भी यहां पर वीकनेस नजर आती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ लेवल 1000 का भी हो जाता है। यहां पर आप देखिए, यहाँ पर इसने टेस्ट किया, यहाँ पर कई बार इसने सपोर्ट लिया, एक बेस बनाया था पूरा। इसका जो लो बना था 950 के आसपास बना था, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था वो 1000 के आसपास था। तो 1000 रुपीज़ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो 880 जो कि एनालिस्ट का टारगेट था वो आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फिलहाल के लिए 1000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इस पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, यहां से ऐसा कुछ होता है, फिर अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो ऑफकोर्स 880 क्या 800 भी आ सकता है, लेकिन अभी से उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अभी ये स्टॉक 1100 के आसपास चल रहा है, एक बार 1000 के आसपास आएगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, सेंटीमेंट सुधर जाता है तो ये वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल हमारा फोकस है 1000 रुपीज के लेवल पे। जब तक यहां पर 1250 का लेवल नहीं टूट जाता है, इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म इसके लिए यहां पर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 1000 रुपीज के आसपास आता है, 20-30 रुपए ऊपर नीचे चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ अच्छा सपोर्ट बनता है, बेस बनता है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट नजर आता है, तो उसके बाद वापस हम थोड़ा सा ट्रेडिंग साइड भी यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तो लॉन्ग टर्म के लिए 1000 रुपीज़ के लेवल पर आपको वॉच आउट करना चाहिए। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। आरओई आरओसी काफ़ी अच्छे है और इसका कर्जा भी कम नज़र आता है और मार्जिन्स भी आपको ओवर द टाइम बढ़ता हुआ नज़र आया। फिलहाल नीचे जा रहा है, ये एक अलग इशू हो जाता है, लेकिन कंपनी ने यह दिखा दिया है कि कंपनी अपने सेल्स के साथ साथ मार्जिन्स को भी इंप्रूव कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी मार्केट लीडर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। एफआईआईज ने अपना स्टेक भी यहां पर बढ़ाया है, ये भी पॉजिटिव सिचुएशन है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, वैल्यूएशन आपको अब भी प्रीमियम साइड पे नजर आता है, भले ही ये 20-30% नीचे आ चुका है। वैल्यूएशन पहले के मुकाबले 1500 पे जब ये स्टॉक चल रहा था उससे सस्ता हो चुका है, लेकिन अब भी कोई बहुत सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। मार्जिन्स अभी के लिए नीचे जा रहे हैं, ये तो हर एक कंपनी में फिलहाल दिखाई पड़ता है। ग्रोथ भी थोड़ी बहुत यहाँ पर स्लो होती हुई नजर आती है। दूसरे प्लेयर जैसे कि पॉलीकैब यहाँ पर हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। हैवेल्स की ग्रोथ थोड़ी कम हो चुकी है। टेक्निकल्स भी वीक नजर आते हैं। डीआईए का स्टेक यहाँ पर कंटिन्यूसली कम हो रहा है। म्यूचुअल फंड अदर डीआईएस का स्टेक कम हो चुका है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए वीक है, कब खरीदेंगे? 1250 के ऊपर कुछ तेजी आती है या फिर 1000 के आसपास कुछ सेटअप बनता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी चार्ट्स पर डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।